नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप सिंपल स्टेप्स की सहायता से मनी फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिछले काफ़ी समय से मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज का ये वीडियो बेसिकली एक समरी वीडियो है जहाँ पे हम ऑप्शंस, कैश और फ्यूचर्स के मनी फ्लो को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये मनी फ्लो होता क्या है। पहले मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। दोस्तों मनी फ्लो होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जो पोजीशंस बना रहे हैं, चाहे वो कैश हो, ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो, तो वहाँ पे वो कौन सी पोजीशंस बना रहे हैं, वो बाय की पोजीशन बना रहे हैं या सेल की पोजीशन बना रहे हैं। तो बेसिकली मनी फ्लो एनालिसिस इसी को डिकोड करता है, यही कैलकुलेट करता है कि बड़े प्लेयर्स ने जो मनी फ्लो की सहायता से हम पता लगाते हैं कि क्या पोजीशंस बना रखी हैं, उन्होंने बाय पोजीशंस बनाई हैं या सेल पोजीशंस बनाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टेप में हम डेटा कलेक्शन के बारे में जानेंगे कि आप मनी फ्लो एनालिसिस के लिए जो डेटा कलेक्ट करना है वो आप कहाँ से कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि कौन सा मनी फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, कैश सेगमेंट का, फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का, और इनकी वेटेज किस तरीके से डिसाइड की जाती है। दोस्तों तीसरे सेगमेंट में हम कैश मनी फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे और चौथे सेगमेंट के अंदर हम चर्चा करेंगे ऑप्शंस के मनी फ्लो के बारे में, और पांचवें सेक्शन के अंदर हम चर्चा करेंगे फ्यूचर्स के मनी फ्लो के बारे में, और छठे जो सेक्शन के अंदर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों डेटा कलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ऑप्शन चेन, और यहाँ पे मैं आपको पहले भी काफ़ी बार ग्रो की जो ऑप्शन चेन है उसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे आप बिना जो है सेंटीमेंट्स को जाने आप मनी फ्लो नहीं कैलकुलेट कर सकते, ना ही ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रोकर की जो ऑप्शन चेन है, जैसे ग्रो के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो डेटा पॉइंट्स के लिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए मैं आपको ग्रो ऐप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल मैं भी करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज के जो स्मार्ट मनी होता है आपको ये समझना जरूरी है कि वो ज्यादातर एक्टिव होता है मोस्ट ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो सबसे एक आसान तरीका होता है ये चेक करना कि सबसे ज्यादा ट्रेडेड ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है या वॉल्यूम्स हैं। तो ये डेटा जो है ये आपको ग्रो की ऐप के ऊपर मिल जाता है, और यहाँ पे एडवांटेज ये रहती है कि अगर आप ग्रो की ऐप के ऊपर ये जानकारी देखते हैं तो इसकी अपडेट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि एनएससी की जो ऑप्शन चेन है वो डिले के साथ 3-4 मिनट का डिले होता है जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, लेकिन ग्रो के ऊपर आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट है वो हाई रहती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि टॉप ट्रेडेड जो है बैंक निफ्टी की या निफ्टी की जो भी ऑप्शंस सबसे ज़्यादा ट्रेड की जा रही हैं, जिस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसकी एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे मोस्टली बड़े प्लेयर्स जो टॉप ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जहां पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, वो वहां पे एक्टिव होते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ग्रो का अकाउंट है तो आप इस डेटा की सहायता से आसानी से ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप वो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने लॉट में आपको ट्रेड करना है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप यहाँ सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या ट्रेड ले रहे हैं, तो वो जानकारी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है या रेगुलर ऑर्डर लगाना है तो वो आप यहाँ पे आसानी से ग्रो ऐप के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस
कर सकते हैं। दोस्तों एक और खास बात कि ग्रो ऐप के ऊपर आपको सारे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट मिलती है। तो अगर स्मार्ट मनी मान लीजिए जो मोस्ट ट्रेडेड या मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है वहां पे अगर एक्टिव नहीं भी है तब भी आप, क्योंकि ग्रो के ऊपर सभी स्ट्राइक प्राइसेस का डेटा अवेलेबल है, तो अगर स्मार्ट मनी किसी और स्ट्राइक प्राइस पे भी एक्टिव है तो आप यहां पे ग्रो ऐप की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे दोस्तों ऑप्शन बायर्स को मदद मिलती है थीटा या टाइम डीके रिस्क को कम करने में। तो दोस्तों अगर आपको भी एफएनओ ट्रेडिंग आसान करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन किया गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए दूसरे लिंक्स देखना चाहते हैं जिनके ऊपर जो और भी डेटा अवेलेबल है तो उसके लिए आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री एक्सेल शीट्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाकी सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सभी डेटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसकी सहायता से सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि कौन सा मनी फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। दोस्तों पहली चीज जो समझनी जरूरी है कि कैश के अंदर जब भी कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव होता है तो नॉर्मली उसका व्यू जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे कई बार आप देखेंगे कि कैश के अंदर जब एफआईआईज बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मिनिमम टू मिनिमम वो कम से कम उस पर्टिकुलर स्टॉक को 3-4 महीने तो होल्ड करते ही हैं। अगर कई बार उसके अंदर सालों तक भी होल्ड करते हैं बट मिनिमम 3 से 4 महीने होल्ड किया जाता है। तो मनी फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो कैश का जो व्यू रहता है, अगर कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ पे जो भी कैश के अंदर एक्टिव है उसका एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 या 4 महीने का व्यू तो रहेगा ही रहेगा। दोस्तों जब फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग की जाती है तो वहां पे फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरीज होती हैं। तो अगर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग की जा रही है, फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है वो हमें एक, अगर हम मंथली को शॉर्ट टर्म माने तो वो एक शॉर्ट टर्म व्यू बताता है कि इस समय ट्रेडर्स का शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर जो भी पोजीशंस बन रही हैं वो मंथली एक्सपायरी के अंदर ही बन सकती है, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन के अंदर क्या है कि वीकली एक्सपायरी होती है। तो आप मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में देख भी चुके हैं कि यहाँ पे जो ये पोजीशंस बनती हैं उसका व्यू जो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है, बहुत, जिसको कह लीजिए कि अगले कुछ दिनों का ही वहां पे व्यूज जो है उन पर्टिकुलर बिग प्लेयर्स के होते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो वेटेज देने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कहाँ पे कितना लंबी अवधि का व्यू है उस पर्टिकुलर प्लेयर का। तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे डेरिवेटिव्स जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम मान लीजिए हमारा भी अल्ट्रा टर्म शॉर्ट व्यू है या जिसको कह लीजिए नियर शॉर्ट टर्म व्यू है तो वहाँ पे ओसी या फ्यूचर्स का डेटा ज़्यादा रिलायबल होता है। इसके अलावा एक और चीज़ चेक करनी ज़रूरी होती है कि यहाँ पे मार्केट को किस पर्टिकुलर डेरिवेटिव सेगमेंट की सहायता से मूव किया जा रहा है, फ्यूचर्स की सहायता से किया जा रहा है या ऑप्शन चेन की सहायता से किया जा रहा है। जिसकी सहायता से किया जा रहा है बेसिकली उसकी वेटेज ज़्यादा रहेगी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि एफआईआईज जो है वो ऑप्शन चेन में एक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो भी काम कर रहे हैं वो फ्यूचर्स में कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फ्यूचर्स का वेटेज ज़्यादा रखेंगे। लेकिन अगर कई बार वो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फ्यूचर्स में कम एक्टिव होते हैं, तो ये परसेंटेज या इस कितनी वेटेज किस पर्टिकुलर सेगमेंट को देनी है वो हमें चेंज करते रहना पड़ेगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कैश का मनी फ्लो, क्योंकि कैश का मनी फ्लो फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा आसान है और फ्यूचर्स का भी काफ़ी आसान है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, फ्यूचर्स के अंदर जैसे ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि कॉल और पुट 2 साइड होते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसी कोई 2 साइड नहीं होती। यहाँ पे या तो कोई बाय कर रहा है या कोई सेल कर रहा है। तो बेसिकली एक जिसको कह लीजिए लीनियर यहाँ पे एक लाइन बनती है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। पुट में जो राइट कर रहा है उसका व्यू बुलिश है, पुट में जो बाय कर रहा है उसका व्यू बियरिश है,
कॉल में जो राइट कर रहा है उसका व्यू बियरिश है, कॉल में जो बाय कर रहा है उसका व्यू बुलिश है। कैश में भी ऐसा नहीं होता, कैश में भी सिंपल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे या तो बाय किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, तो मनी फ्लो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो इसलिए कैश और फ्यूचर्स का मनी फ्लो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ऑप्शंस का काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ऑप्शंस का जो मनी फ्लो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो पहले हम कैश मनी फ्लो के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। ये बेसिकली 2 सितंबर का चार्ट है, कैश सेगमेंट का चार्ट है। 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है। तो यहाँ पे अब हम मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे बनाई है। आप इसको जो है एक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा डेटा रिकॉर्ड करना होता है, मैंने यहाँ पे केवल कुछ डेटा पॉइंट्स फिल किए हैं। आप चाहें तो इसको पूरा फिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्टेप्स की सहायता से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हाई और लो हम ले रहे हैं कि जो 5 मिनट की कैंडल है 9:15 बजे से 9:20 पे जो 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, फिर हम इसका एवरेज प्राइस ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि भी एक वीडियो में तो आपने कहा था कि यहाँ पे ओपन और क्लोज लेना है, तो मैं उसका कारण बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें रट्टा नहीं मारना होता, हमें चीज़ों को समझना होता है। एक्चुअली रिलायंस का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, ये बहुत कम वॉलेटाइल है रिलायंस का स्टॉक। जो स्टॉक्स नॉर्मली कम वॉलेटाइल होते हैं वहाँ पे मैंने पाया है कि हाई और लो का जो डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जिसके अंदर लंबी लंबी विक्स बनती हैं, शेडोज बनती हैं, जो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, वहां पे आप ओपन क्लोज भी ले सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, आप केवल लॉजिक को समझिए, यहाँ पे रट्टा मत मारिए। तो एवरेज प्राइस हमने यहाँ ले लिया। उस समय वॉल्यूम क्या थी, तो ये थाउजेंड्स के अंदर है वॉल्यूम, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया मनी फ्लो। तो ये पहली कैंडल का मनी फ्लो है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम नेगेटिव लेंगे अगर उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है ओपन प्राइस से कम है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है तो उस समय हम इस पर्टिकुलर पहली कैंडल के मनी फ्लो को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहली कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपन प्राइस से कम है, जैसा कि आप चार्ट के ऊपर जाके देख सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस 2559 है, ओपन प्राइस जो है 2562 है। तो क्लोजिंग प्राइस क्योंकि ओपन प्राइस से कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव लिया। अब हम दूसरी कैंडल का हाई और लो देखेंगे, इसका एवरेज प्राइस निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर मिल जाएगी। तो ये जैसे पहली कैंडल की जो वॉल्यूम है 423 मैंने यहाँ पे लिया, ये थाउजेंड्स के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के लिखा हुआ है, जो वॉल्यूम ऊपर यहाँ पे आपको दिख रही है तो आप वहाँ पे ये लाल रंग की देख सकते हैं। दूसरी कैंडल इसकी वॉल्यूम 171 है, मैंने यहाँ पे फिगर्स को राउंड ऑफ किया है तो 171 थाउजेंड्स के अंदर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मनी फ्लो भी मैंने थाउजेंड्स में लिया है 438। अब ये जो मनी फ्लो है 438 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये फाइंड आउट करते हैं कि जो करंट एवरेज प्राइस है वो प्रीवियस एवरेज प्राइस से ज्यादा है या कम। तो करंट एवरेज प्राइस है 2559 और जो प्रीवियस एवरेज प्राइस है वो है 2566। तो करंट प्राइस जो है वो प्रीवियस प्राइस से कम है। तो अगर ये कम है तो मनी फ्लो नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये ज्यादा है पिछले एवरेज प्राइस से तो ये मनी फ्लो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये कम है इसलिए मनी फ्लो हमने नेगेटिव लिया। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मनी फ्लो क्यों ज्यादा रिलायबल होता है प्राइस एक्शन के मुकाबले। सेकंड कैंडल बनी है ग्रीन। मैं कई बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि ग्रीन कैंडल के अंदर भी मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आपकी कैंडल जो है वो ग्रीन है लेकिन इस कैंडल का जो मनी फ्लो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये फॉल्स सिग्नल है। तो मनी फ्लो की सहायता से आप प्राइस एक्शन में फॉल्स सिग्नल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मनी फ्लो नेगेटिव है तो हमने उसको वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो नेट मनी फ्लो है उसके अंदर जो पहले 1085 था उसके अंदर 438 हमने माइनस कर दिया। अब आपका नेट मनी फ्लो 9:20 की कैंडल जब क्लोज हुई मतलब 9:25 के समय आपका मनी फ्लो -1523 है।
अब दोस्तों तीसरी कैंडल भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक दुविधा है कि एवरेज प्राइस तीसरी कैंडल का भी और जो दूसरी कैंडल है दोनों का एवरेज प्राइस यहाँ पे सेम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपका जो है एवरेज प्राइस सेम रहता है तो यहाँ पे अब आप मनी फ्लो को पॉजिटिव तब कंसीडर करेंगे जब नेट मनी फ्लो पॉजिटिव है। मतलब समझने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस सेम है या पहले वाले सिनेरियो के अंदर भी जहां क्लोजिंग और ओपन प्राइस भी अगर मान लीजिए सेम है तो हम मनी फ्लो को उसी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा नेट मनी फ्लो पिछले डेटा पॉइंट के अंदर है। तो पिछले डेटा पॉइंट में नेट मनी फ्लो माइनस में है, तो यहां पे क्योंकि एवरेज प्राइस दोनों का सेम है तो ये 389 को भी हम नेगेटिव मनी फ्लो कंसीडर करेंगे, तो इसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए पिछला मनी फ्लो पॉजिटिव होता +1523 होता और यहां पे दोनों का एवरेज प्राइस सेम होता तो बेसिकली हम इस 389 को इसमें ऐड कर देते, लेकिन पिछला मनी फ्लो नेगेटिव है, एवरेज प्राइस जो है सेम है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट मनी फ्लो अब तीसरी कैंडल के बाद -1912 हो गया। तो मनी फ्लो कितना पावरफुल है, उसके बाद इस स्टॉक के प्राइस में क्या हुआ आप उसके जानकारी खुद ही हासिल कर सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। तो केवल कैश का कंट्रीब्यूशन नहीं होता यहाँ पे, और भी डेरिवेटिव्स का भी कंट्रीब्यूशन कई बार होता है, लेकिन आप मनी फ्लो देख सकते हैं कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अब इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को जानने के बाद काफी लोग इसको कॉपी कर लेंगे, इसका एक पेड कोर्स निकाल देंगे जो कि 50,000 प्लस GST होगा। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन यहाँ पे ये जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो ये काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी किया जाएगा और इसके पेड कोर्सेज भी आएंगे, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, जैसा कि पहले काफी बार हो चुका है। तो ये था दोस्तों कैश का मनी फ्लो, जो कि फाइंड आउट करना सिंपल है। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते तो कई तरीके हैं सिंपल तरीके से करने के। दोस्तों नॉर्मली जो कोरिलेशन जिन स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा हाई होता है निफ्टी के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना चाहते, ज़्यादा जो है कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते, तो आप किसी ऐसे स्टॉक को पकड़ के, यहाँ पे मान लीजिए मैंने रिलायंस को ही पकड़ लिया, तो केवल मैं एक रिलायंस का भी अगर एनालिसिस करूँगा तो मुझे एक ब्रॉडर आइडिया रहेगा कि मार्केट किस दिशा में जाना चाहती है। अगर आप इसकी रिलायबिलिटी और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो जो निफ्टी के टॉप 6-7 स्टॉक्स हैं जिनकी जो है मेजॉरिटी वेटेज है निफ्टी के अंदर, आप उनका एनालिसिस करके भी मनी फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल 100% लगभग 100% एक्यूरेसी से करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को आप वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे एनालिसिस है, जो ईओडी एनालिसिस होता है वो मार्केट वाइड होता है, तो वहां पे आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशो की सहायता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रॉडर लेवल पे कि मनी फ्लो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। और अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहें तो वो अपने आप में एक अलग प्रोसेस है। तो इन सब बातों का आप वहां पे ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था कैश का मनी फ्लो। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस के मनी फ्लो के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शंस का मनी फ्लो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, मैं आपको ब्रॉडर स्टेप्स बता देता हूँ। अब इस समरी वीडियो के अंदर मनी फ्लो हमने शायद पिछले 1000 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया होगा, तो सभी वीडियोस की बातें अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया है कि ऑप्शन चेन काम कैसे करती है और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एक्टिव हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि नॉर्मली बड़े प्लेयर्स जो है मोस्ट ट्रेडेड स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रैक करते हैं वो हम करते हैं ATM ±2 स्ट्राइक प्राइसेस। मोस्टली आपके बड़े प्लेयर्स इन्हीं 5 स्ट्राइक प्राइसेस में कहीं पे एक्टिव होंगे किसी साइड पे। तो मान लीजिए इस समय ATM कॉन्ट्रैक्ट है 17,550, तो हम जो है 17,450, 17,500, 17,550, 17,600, 17,650 ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड पे हम ट्रैक करेंगे और यही 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम पुट साइड पे ट्रैक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि बड़े प्लेयर किस समय एक्टिव है। हमें जब छोटे प्लेयर्स एक्टिव है हमें उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पे
मार्केट कहीं भी जा सकती है, छोटे प्लेयर्स के मार्केट अगेंस्ट जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे हमने पता लगाना है कि बड़े प्लेयर्स किस समय एक्टिव है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव है। तो जैसा कि मैं अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा कि जैसे पिछले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 17,500 पे कॉल बाइंग हो रही थी, वहां पे एक बड़ा प्लेयर इंट्राडे में कॉल बाय कर रहा था। मैं वो एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूं। तो ये जो चर्चा है ये मैंने अपने इस वाले वीडियो में की थी, जो मार्केट सेंटीमेंट का वीडियो था, वो मैं दिखा देता हूं अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा, हाउ टू ट्रेड कॉन्फिडेंटली। तो इस वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। तो हमें अब पता लग गया कि 17,500 पे कॉल बाइंग हो रही है। तो वहां पे हम जो 17,500 का चार्ट है उसको ओपन कर लेंगे। तो हमें अब पता है कि यहाँ पे 17,500 पे बाइंग हो रही है। किस समय बाइंग हो रही है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है कि नॉर्मली इस पीरियड के दौरान जो है यहाँ पे बाइंग हो रही है या किस समय हमें वहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जब हमें पता लग गया कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, हम उस समय का मनी फ्लो कैलकुलेट कर लेंगे। बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल रूल है कि पोजीशन किस समय बनाई गई, हमें वो पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या बनाई गई। कॉल को बाय किया गया, तो यहाँ पे हमने जो मनी फ्लो है उस पीरियड का मनी फ्लो, जैसा कि मैंने अभी कैश के मनी फ्लो के द्वारा बताया, उसी जो है एक्सेल की सहायता से आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर 17,500 के सीई का मनी फ्लो जो बाय की गई है कॉल, उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मनी फ्लो पता लगा लिया कि कितना है, मान लीजिए वो एक एक्स अमाउंट है। अब दोस्तों क्या है कि जब बड़े प्लेयर्स ने कॉल बाय करी तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ उसी समय का मनी फ्लो कैलकुलेट किया। लेकिन अब होता क्या है, मान लीजिए कोई और एक बड़ा प्लेयर आ जाता है, वो यहाँ पे कॉल राइट करना शुरू कर देता है। तो बड़ा प्लेयर किस समय एक्टिव है, कैसे एक्टिव है, उसकी चर्चा जो है हम पहले वाले वीडियोस में, वो एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो ये ऑप्शन चेन की एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करें, ये सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस वाला जो वीडियो है, इस तरह से 3-4 वीडियोस के अंदर इसके विस्तार से चर्चा की गई है। तो वो अपने आप में बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये एज्यूम मैं करके चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि बड़ा प्लेयर्स कब एक्टिव है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव है। तो अगर आपको वो पता है तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आके कॉल राइट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे आप मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने पहले देखा कि कॉल बाय की गई, बड़ा प्लेयर था, तो आपका मनी फ्लो मान लीजिए +100 था। अब आप यहाँ पे इसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करेंगे, आप बाकी सब स्ट्राइक प्राइस को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें ट्रैक करनी है। पहला, ये जो बड़े प्लेयर जिसने पोजीशन बनाई है ये अपनी पोजीशन क्लोज कब करते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई दूसरा बड़ा प्लेयर तो नहीं आ गया। बस ये 2 चीजें हमें ट्रैक करनी है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आ गया, अगर वो भी कॉल बाय कर रहा है, तो आप उसका मनी फ्लो यहाँ पे ऐड करते जाइए। मान लीजिए उसने +50 किया, एक तीसरा बड़ा प्लेयर आ गया, उसने +50 किया, तो टोटल मनी फ्लो आपका +200 हो गया। लेकिन यहाँ एक और दूसरा बड़ा प्लेयर आ गया जिसने कॉल राइट करी, उसने -300 का मनी फ्लो था, तो यहाँ पे अब नेट मनी फ्लो आपका जो है वो -100 हो जाएगा। तो बस आपको इसी स्ट्राइक प्राइस पे अब बड़े प्लेयर की एक्टिविटी को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आप कब तक होल्ड करेंगे, ये आप होल्ड तब तक करेंगे कि जिस बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है वो अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करता। तो ये पोजीशन कैसे क्लोज करता है, ये कब पता लगता है, ये पता लगाने का भी वही फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको अभी जो वीडियोस की लिस्ट दिखाई उसमें ये जानकारी अवेलेबल है कि एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक मैट्रिक्स होती है जहां पे हम पता लगा सकते हैं कि बड़ा प्लेयर अब एक्टिव है या नहीं। तो अब जब दूसरी बार बड़ा प्लेयर एक्टिव होगा वो आपको कॉल राइट करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसकी बाइंग की पोजीशन है। जब वो कॉल राइट कर रहा है तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो मनी फ्लो पॉजिटिव था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब बड़े प्लेयर का यहाँ पे काम हो चुका है। तो ये मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से आपको ऑप्शंस का मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शंस का अगर आपको बस एक बार ये पता लग जाए कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बड़ा प्लेयर एक्टिव है, बस आपका वहां से एनालिसिस बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अगर आप यही नहीं पता लगा पा रहे कि बड़ा प्लेयर कहाँ एक्टिव है, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां पे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो वो जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ बता दिए, तो उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे और फाइनल मनी फ्लो के ऊपर, जो कि है फ्यूचर्स का मनी फ्लो। फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे जब आप फ्यूचर्स का डेरिवेटिव्स की ये वाली रिपोर्ट देखेंगे, जिसका लिंक मैंने अपनी वेबसाइट पे दिया भी हुआ है, तो यहाँ पे आपको ना एक डाउनलोड की ऑप्शन दिखेगी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट है जो डाउनलोड के लिए अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मनी फ्लो की जो वैल्यू है वो रेडिली अवेलेबल होती है। आपको करना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आप इस शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू दिख जाएगी, तीनों एक्सपायरीज की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो टोटल अगर आप इसका करेंगे वो टोटल मनी फ्लो है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, कि ये जो वैल्यू है ये आप हर 5 मिनट के इंटरवल पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कैश में हमने इसको कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया था, लेकिन ये जो MF वाली वैल्यू है फ्यूचर्स में ये रेडिली अवेलेबल है। तो आप मैक्रो रन कर सकते हैं या वी लुकअप लगा सकते हैं, या पाइथन के अंदर आप इसको डाउनलोड करके जो है इस डेटा को आसानी से फैच कर सकते हैं, या API इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब फैच किया तो ये अब यहाँ पे आपकी ये MF वाली वैल्यू रेडिली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो पेज है वो ये कि आपको ये पता लगाना है कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव किस समय है। तो सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो मिक्स है ऑप्शंस का मनी फ्लो की जो स्टेप्स हैं और जो कैश के मनी फ्लो के जो स्टेप्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हर चीज को करने के कई तरीके होते हैं। तो मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट करें, ये इसके काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके अंदर अलग अलग और कई तरीके भी मैंने बताए हैं, लेकिन आज मैं केवल बहुत सिंपल स्टेप्स आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि जिस समय फ्यूचर्स के अंदर हमें एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो इसके भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर मनी फ्लो एनालिसिस का वीडियो है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ा प्लेयर किस समय एक्टिव है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जो फ्यूचर और स्पॉट के जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, आपका COI बाय NT जो है वो अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, और आपका जो डेल्टा वॉल्यूम है वो भी अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली ये वो समय है जहां पे बड़े प्लेयर्स लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। तो बड़े प्लेयर्स जब लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो आप वहां पे अगर मान लीजिए आपने 9:35 का एक वैल्यू रिकॉर्ड किया फ्यूचर मनी फ्लो का 100 था वहां पे टोटल वैल्यू। अब आपको बताया कि 9:35 से 9:40 के बीच में जो है बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू हो गई 135। तो बेसिकली यहाँ पे आपका नेट मनी फ्लो हो जाएगा 35 + 35। तो अब ये बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पोजीशन बनाई। अब आप फ्यूचर्स के ऊपर नजर रखेंगे, अगर कोई आके यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता है जहाँ पे फ्यूचर स्पॉट का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, COI बाय NT इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा वॉल्यूम। अब यहाँ पे कई मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, इसलिए मैं सभी सिनेरियोज की चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन अपनी क्लोज कर रहा है तो आपको वो जो सिनेरियो होता है जो लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है वहां पे भी मनी फ्लो नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए, और वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करती है, तो बेसिकली अगर डेल्टा वॉल्यूम फिर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब कोई अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है। अगर कोई अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है, वहां पे पहले हमारा मनी फ्लो +35 है, लेकिन अब ये -20 और आ गया यहाँ पे, तो अब आपका नेट मनी फ्लो प्लस अभी भी 15 रह जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है एक नट शेल के अंदर कि बड़े प्लेयर्स किस समय एक्टिव हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर। वो पता लगाने के तरीके जो है मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको। तो उनकी सहायता से जब आप पता लगाएंगे तो वहां पे आप उसी समय का मनी फ्लो कैलकुलेट करिए। आपको यहाँ ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये देखिए कि बड़े प्लेयर्स किस किस समय एक्टिव होते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको जब मार्केट डाइसेक्ट करके बताता हूँ वहां पे मैं बताता हूँ कि बड़े प्लेयर्स इस समय एक्टिव थे, बड़े प्लेयर्स उस समय एक्टिव थे, तो वो समय जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक और खास बात, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमें इस महीने की एक्सपायरी देखनी है फ्यूचर्स की, या अगले महीने की, या उससे अगले महीने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे इस महीने की एक्सपायरी का चार्ट है, ये अगले महीने की एक्सपायरी का चार्ट है, ये उससे अगले महीने की एक्सपायरी का चार्ट है। अगर आप तीनों को नहीं लेना चाहते, अब इस समय आप अगर वॉल्यूम देखेंगे जो 24 नवंबर 2022 है, वहां की आप एवरेज वॉल्यूम देखिए डबल या ट्रिपल डिजिट में है, ज्यादा से ज्यादा मतलब डबल
डिजिट के अंदर ही है, तो यहाँ कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो 907 है, तो यहाँ पे कोई खास एक्टिविटी इस समय नहीं हो रही है। अगर आपको एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 27 अक्टूबर वाली में भी आप देखेंगे अभी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये महीने की शुरुआत है, तो इस समय ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ नहीं दिख रही, इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए। आप केवल 29 सितंबर वाली का इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आने वाली एक्सपायरीज के अंदर एक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू होगी तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है उसका भी मैं यहाँ पे पहले जवाब दे देता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो एक तो यहाँ पे एवरेज प्राइस, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ से आप कैंडल की सहायता से एवरेज प्राइस निकाल लीजिए। वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए एवरेज प्राइस 20 है और वॉल्यूम वहाँ पे 100 है, तो बेसिकली आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 5 होंगे। तो 5 आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप चार्ट की सहायता से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे वीडियो का 5वां पार्ट। अब हम चलते हैं छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, इनका आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितना आपका टाइम फ्रेम छोटा होगा, लोअर टाइम फ्रेम मतलब जो टाइम फ्रेम आप ले रहे हैं, जैसे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, रियल टाइम डेटा क्यों ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वहाँ पे टिक बाय टिक डेटा मिलता है। आप हर एक सेकंड का कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम कम होगा आपकी एक्यूरेसी जो है उतनी ज़्यादा हाई होगी। मतलब कम टाइम फ्रेम मतलब एक्यूरेसी हाई। यहाँ कई लोग लिखते हैं अरे 15 मिनट बहुत ज़्यादा रिलायबल है प्राइस एक्शन पे। भाई 15 मिनट अगर आप लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी क्यों कम हो जाएगी मैं उसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 5 मिनट की वहाँ पे एक कैंडल ले रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई, हाई वॉल्यूम थी, वो अपर साइड पे थी, लोअर साइड पे वॉल्यूम कम थी। तो इस वजह से क्या है कि ये एक एनॉमली आ जाती है। अगर आप एक सेकंड की वहाँ पे कैंडल ले रहे हैं तो उसके अंदर एनॉमली होने की प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ पे एवरेज प्राइस जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि आप एक सेकंड के ऊपर एनालिसिस करिए, ये आपकी चॉइस है, आप कंफर्टेबली कितना करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है जैसे कि आजकल है, यहाँ पे जब वॉलेटिलिटी हाई है तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती है। उसके पीछे कारण भी यही है जो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि जब वॉलेटिलिटी हाई है, भाई 60 पॉइंट की कैंडल बनी वहां पे चार्ट के ऊपर, हमें नहीं पता कि वहां पे वॉल्यूम कहां पे कंसंट्रेटेड थी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, हम तो केवल उसका एवरेज प्राइस ले रहे हैं। तो इससे एक एनॉमली आती है। तो वहाँ पे जो डेल्टा ऑफ एवरेज प्राइस है वो वहाँ पे जो है जिसको कह लीजिए कि वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो हाई वॉलेटिलिटी के अंदर भी एक्यूरेसी कम रहती है। तो दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक समरी वीडियो है। समरी वीडियो के अंदर एक ब्रॉडर जो गाइडलाइंस हैं वो मैंने आपके साथ मनी फ्लो की सब शेयर कर दी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो जो भी मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, उससे संबंधित हर एक पॉइंट से संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो मेरे जो YouTube चैनल है वहां पे अवेलेबल है। तो एक 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर सारी जानकारी जो कि 1000 वीडियोस में शेयर की गई है वो संभव नहीं है। यहाँ पे मैंने मैक्रो लेवल पे सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी। इनफैक्ट मनी फ्लो का माइक्रो लेवल भी मैंने कवर किया। केवल एक पॉइंट जो आपको सीखना है इस वीडियो के बाहर वो ये कि बड़े प्लेयर्स कब एक्टिव होते हैं ऑप्शंस या फ्यूचर्स के अंदर। हमें सिर्फ उसी समय का मनी फ्लो लेना है, बस ये एक पॉइंट आपको सीखना है। उसके अलावा मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दी है। लेकिन मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जो आज का वीडियो है ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है डिटेल्ड एनालिसिस की। जो आप एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं ये उसका रिप्लेसमेंट या उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आज की वीडियो में मैंने बताया इसी से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया आज के वीडियो में, जो मुझे बताना चाहिए था या जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसे सवाल हुए जो कि मुझे लगता है कि मुझसे मिस हो गए या जिनको मुझे बताना चाहिए था, तो मैं इसका एक फॉलोअप वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जहाँ पे मैं उन सभी सवालों को क्लैरिफाई करूँगा, ताकि आपकी लर्निंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन जो भी आप सवाल पूछेंगे कि ये बड़े प्लेयर्स कब एक्टिव हैं, ये कैसे पता लगाए, वो सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उसको दोबारा कवर करना ऑलमोस्ट असंभव है। उसके पीछे कारण ये है कि वो अपने आप में बहुत बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं। तो वो आप 3-4 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप उनको जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपके कोई भी सवाल आज की वीडियो से संबंधित है, उनको मैं आने वाले एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। एक फॉलोअप वीडियो होगा जो कि Q&A वीडियो होगा, उसके अंदर मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का लर्निंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।